हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और मेंटल हेल्थ में आज हम डिस्कस करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया को, जिसमें हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं पैथोफिजियोलॉजी एंड असेसमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इंटरवेंशन, जिसमें मोस्ट स्पेसिफिकली हम फोकस करेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मेडिकेशंस विच आर यूज्ड फॉर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रोनिक कंडीशन है मेंटल हेल्थ में। जैसे फिजिकल हेल्थ यानी मेडिकल सर्जिकल में हम देखते हैं क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गई। वैसे ही मेंटल हेल्थ या फिर साइकेट्री में भी क्रोनिक डिजीज़ होती है, क्रोनिक कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर वो कौन सी क्रोनिक कंडीशन है? वो है स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, सो ये क्रोनिक कंडीशन है जो कि कास्ट होती है ड्यू टू डिसरेगुलेशन ऑफ डोपामीन। डोपामीन एक न्यूरो हार्मोन है, इसकी डिसरेगुलेशन की वजह से ये क्रोनिक कंडीशन यानी स्किज़ोफ्रेनिया काज होती है। अब इसके बाद क्या होता है? ये कंडीशन अल्टर करती है थॉट्स को और परसेप्शन ऑफ रियलिटी को। यानी वो एक तो उनके जो थॉट्स होते हैं वो अल्टर हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, और उसके अलावा वो रियलिटी को परसेप्ट नहीं कर पाते और ना ही वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ अनरियल। मीन्स उनकी जो रियलिटी की परसेप्शन है वो भी चेंज हो जाती है, अल्टर हो जाती है। तो अल्टर इन थॉट एंड परसेप्शन ऑफ रियलिटी की वजह से क्या होता है? देयर इज सिग्निफिकेंट अल्ट्रेशन इन बिहेवियर एंड फंक्शनल एम्पेयरमेंट। क्योंकि हमारा बिहेवियर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे थॉट से। जो हम सोचते हैं वो ही हम अपना बिहेवियर शो करते हैं। अगर हमारे थॉट्स अच्छे नहीं हैं, थॉट्स हमारे चेंज हो गए हैं, अल्टर हो गए हैं, तो उसकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो भी चेंज या फिर अल्टर होगा, और उसके अलावा फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाएगी। यानी जो वो डेली लाइफ में नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है अब वो नहीं कर पाएगा। वो क्यों? क्योंकि वो अब उसको रियलिटी की कोई परसेप्शन नहीं है, और ना ही वो ये एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या फिर मुझे कोई मेंटल इशू है, क्योंकि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनल इम्पेयरमेंट हो जाती है। तो ये सिंपल ओवरव्यू है, और उसके साथ साथ इसकी पैथोफिजियोलॉजी भी हो गई कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है वो क्यों अकर होती है। एक तो ये क्रोनिक कंडीशन है, और दूसरा ये डोपामीन न्यूरो हार्मोन की डिसरेगुलेशन की वजह से होती है, जिसकी वजह से बिहेवियर और फंक्शनल एम्पेयरमेंट हो जाते हैं बॉडी में। ओके, अब सिम्टम्स जो होते हैं इसमें बिगन होते हैं इन द लेट टीन्स टू अर्ली एडल्टहुड, और ये प्रोग्रेस करते हैं एक्यूट साइकोसिस की तरफ। एक्यूट साइकोसिस जैसे मेडिकल सर्जिकल में हम देखते हैं एक्यूट रीनल फेल्यूर, क्रोनिक रीनल फेल्यूर, इसी तरह से यहाँ पे भी सेम ही कंसेप्ट है। इसमें एक्यूट टाइम पीरियड के लिए साइकोसिस वाली कंडीशन होती है, तो उसको हम एक्यूट साइकोसिस बोलते हैं। देन हैविंग अ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव विथ द डिजीज़ इंक्रीज रिस्क। अब उनका जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है डिजीज़ के साथ, वो क्या करता है? रिस्क को मज़ीद इंक्रीज़ करता है। अब इनकी सिम्टम्स क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया की जो सिम्टम्स हैं वो क्लासिफाइड है इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, नीचे टेबल दी गई है, उसमें हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो दिस इज़ द टेबल। पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, नाउ एक्स्ट्रा सिम्टम नॉट नॉर्मली प्रेजेंट। नॉर्मली एक्स्ट्रा सिम्टम्स जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होते। अगर वो होते हैं तो ज़्यादातर एक्यूट साइकोसिस में होते हैं, और ये एक्यूट साइकोसिस में और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। ओके, सो पॉजिटिव सिम्टम्स में हमें पॉजिटिव मीन्स सिम्टम्स नज़र आती हैं। तो उसमें हमारे पास पहली सिम्टम है डिल्यूजन्स, जो कि फिक्स फॉल्स फर्म बिलीफ होते हैं, और वो स्ट्रोंगली हेल्ड होते हैं उस पेशेंट से इन स्पाइट ऑफ एविडेंस और कॉन्ट्ररी। मीन्स आप उसको एविडेंस भी देंगे तो फिर भी वो क्या कहेगा? वो अपनी बात ही कहेगा, क्योंकि उसका बिलीफ जो है वो फिक्स है और फर्म है। और उसके अलावा जो बिलीव्स होते हैं ना तो वो उसकी सोशल या फिर कल्चरल या फिर रिलीजियस जो उसका बैकग्राउंड है ना उससे ओरिजिनेट नहीं होते। यानी उसके कल्चर के जो दूसरे लोग हैं वो ये सेम बिलीव शेयर नहीं करते। ये जो बिलीफ होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस साइकोसिस वाले पेशेंट के पास ही होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन्स, जो कि फॉल्स बिलीफ होते हैं।
अब डिल्यूजन्स के भी टाइप्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं, मोस्ट कॉमन वो है पैरानोइड डिल्यूजन। पैरानोइड डिल्यूजन में जो साइकोसिस वाले पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और उनको हर वक्त ये लगता है कि समवन इज़ स्पाइंग ऑन मी, ठीक है, और स्पाइस जो है वो मुझे हर वक्त देख रहे हैं। और उसके अलावा उनको ये लगता है कि कोई ना कोई हर वक्त इनके लिए साजिश कर रहा है, इनको हार्म पहुंचाने की साजिश कर रहा है, तो वो ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं। ओके, या तो उनको परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स हो सकते हैं, लाइक माय फूड इज़ बीइंग पॉइजन्ड, ठीक है। उसके अलावा इस तरह के उनको डिल्यूजन होंगे। और ग्रैंडियोस में, ग्रैंडियोस वर्ड से ही देखें, मीन्स ग्रैंडियोस मीन्स ग्रैंड आइडियाज़, उनके पास ग्रैंड आइडियाज़ होते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं चेयरमैन हो गया हूँ, मीन्स वो खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी या फिर ग्रैंडियोस। मीन्स उनको ये लगता है कि हम एक ही हैं, वो जो सेलेक्टेड हैं, चूजन हैं, ओनली एंड ओनली वी आर द मोस्ट पावरफुल ह्यूमन इन द अर्थ। इस तरह की उनकी थिंकिंग होती है, तो उनको हम डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस बोलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं डिल्यूजन्स के, लेकिन ये जो डिल्यूजन्स हैं ये मोस्ट कॉमन आकर होते हैं। उसके बाद सेकंड सिम्टम है हमारे पास हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशंस की सिंपल डेफिनेशन है फॉल्स परसेप्शन। परसेप्शन, रियल परसेप्शन क्या होती है? जब सेंसेस आते हैं और हमारा ब्रेन उनको इंटरप्रेट, एनालाइज, ऑर्गेनाइज करके उसको मीनिंग देता है और रियलिटी को ठीक से परसेप्ट करता है, उसको हम परसेप्शन बोलते हैं। लेकिन ना कोई स्टिम्युलस है, ना कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन है, फिर भी उसको परसेप्शन हो रही है, तो इट मीन्स इट इज़ हेलुसिनेशन, मीन्स फॉल्स सेंसरी एक्सपीरियंस। अब वो विजुअल भी हो सकते हैं, ऑडिटरी भी हो सकते हैं, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी और टेक्टाइल भी हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो ऑडिटरी होते हैं हेलुसिनेशंस। ओके, उसके अलावा थर्ड हमारे पास सिम्टम है, पॉजिटिव सिम्टम, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। उनकी जो थॉट होती है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग हो जाती है, लाइक फ्रेगमेंटेड, इलॉजिकल, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता, वो उनकी थिंकिंग होती है। और डिफ़िकल्ट टू फॉलो थाट्स, उनको अपने थाट्स को फॉलो करने में डिफ़िकल्टी होती है। यानी वो कोई एक चीज़ सोच रहे हैं, उसके बाद सडनली कोई दूसरी चीज़ के बारे में सोचेंगे, या फिर कोई एक बात बता रहे हैं तो दूसरी बात बताएंगे। ओके, तो उनको डिफ़िकल्टी होती है टू फॉलो देयर थाट्स, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो अपने थाट्स से बोलते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आप बगैर सोचे बोल दिए। देन है मिमिकिंग मूवमेंट्स, जिसको हम इकोपेरेक्सिया बोलते हैं। जब पेशेंट जो है वो आपके अगर मूवमेंट जो है वो मिमिक कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इकोपेरेक्सिया। और अगर पेशेंट आपके साउंड और वर्ड्स को मिमिक कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इकोलेलिया। ये डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीकिंग भी आ जाती है, स्पीच, ठीक है। यहाँ पर ये क्लैरिफाई नहीं है, लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो ही बोलते हैं, वो ही बिहेव करते हैं। तो डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड डिसऑर्गेनाइज्ड या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर आप कह सकते हैं। तो ये तो हो गई पॉजिटिव सिम्टम्स। दूसरी बात, पॉजिटिव सिम्टम्स का प्रोग्नोसिस भी पॉजिटिव होता है। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है हम डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं बाय मेडिसिन्स। अगर वो ठीक से ट्रीट हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट, बेटर इफ़ेक्ट हो रहा है डिज़ीज़ के ऊपर, तो इट मीन्स द प्रोग्नोसिस इज़ गुड। तो जो पॉजिटिव सिम्टम्स होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, उसका प्रोग्नोसिस भी पॉजिटिव होता है। लेकिन जो नेगेटिव होते हैं उनका प्रोग्नोसिस कम होता है बहुत। सो नेगेटिव सिम्टम्स में हमारे पास एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर और फंक्शनिंग। अब जो पॉजिटिव सिम्टम्स वाले पेशेंट होते हैं ना, वो खुद सफ़र नहीं करते, वो अपनी फैमिली को सफ़र करवाते हैं। और नेगेटिव सिम्टम्स वाले खुद सफ़र करते हैं, फैमिली को डिस्टर्ब या फिर दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करते। सो इसमें एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर और फंक्शनिंग, ठीक है, जो नॉर्मल बिहेवियर और फंक्शनिंग है वो एब्सेंस होती है। और इसके अलावा कैटाटोनिया भी हम इसको बोलते हैं, जो कि साइकोलॉजिकली इंड्यूस्ड इमोबिलिटी है।
साइकोलॉजिकली इंड्यूस्ड इमोबिलिटी, साइकोलॉजी की वजह से वो इतनी कोई ख़ास मूवमेंट शो नहीं कर रहे। मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि वो बस एक ही जगह पर बैठे हैं, हाँ वो एक ही जगह पर बैठे होते हैं आइसोलेट होकर, लेकिन इसका मतलब है देयर इज़ एवरीथिंग लो। वो क्या क्या, यू कैन रिमेंबर इट बाय 6 A's। एवोल्यूशन मीन्स लैक ऑफ मोटिवेशन, उनको कोई मोटिवेशन नहीं होगी। सेकंड वन इज़ एनेडोनिया मीन्स इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, जो प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ थी जिनमें उनको प्लेजर मिलता था, अब उन चीज़ों में, उन एक्टिविटीज़ में कोई उसको प्लेजर फील नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलते हैं एनेडोनिया। ए सोशल बिहेवियर, सोशली विथड्रॉ हो जाएंगे, किसी के साथ बात नहीं करेंगे, किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ए एनर्जिया, ए मीन्स विदाउट और लैक ऑफ एनर्जी, उसमें एनर्जी नहीं होगी, लेजी लेजी बैठा होगा। एलोजिया मीन्स लिमिटेड स्पीच, वो बहुत बहुत कम बात करेगा, ओके। और एपैथी मीन्स लैक ऑफ इमोशन, अगर यहाँ पर किसी को एलोजिया हो ना, मीन्स वो बात नहीं कर रहा, ना कुछ खा रहा है, ना कोई मूवमेंट दिखा रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि इसको भूत का साया है, इसी वजह से ये चुप हो गया है, ओके। ये भूत के साया की वजह से चुप नहीं हुआ, ये डोपामीन की लेवल डिसरेगुलेशन होने की वजह से हो गया है, एलोजिया। और एपैथी मीन्स उनको कोई इमोशन भी नहीं है, आप भले ही उसके सामने हैप्पी सैड कोई भी मोमेंट आप उसको बताएं, वो कोई भी इमोशंस एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, लैक ऑफ इमोशन। तो ये सारे नेगेटिव सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स के। उसके बाद हम आते हैं, सिम्टम्स हो गई, असेसमेंट हो गई, अब हम आते हैं इंटरवेंशन के ऊपर। तो इंटरवेंशन में हम नर्सिंग इंटरवेंशन के ऊपर फोकस करेंगे, ओके। सो हमारे पास 4 मेन इंटरवेंशन है फॉर स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंटरवेंशन है वो है रीइंफोर्सिंग रियलिटी, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट रियलिटी को नहीं मानते, उनकी जो रियलिटी की परसेप्शन होती है वो चेंज हो जाती है, ओके। तो इसीलिए हम उनको रियलिटी रीइंफोर्स करवाएंगे। फर्स्ट वन इज़ इंश्योरिंग सेफ्टी यूजिंग थेरापेटिक कम्युनिकेशन, मेंटेनिंग अ काम एंड स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट। अब इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं कि इनका क्या पर्पज़ है, किस तरह से हम ये कर सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स के लिए। ओके, इंश्योर सेफ्टी, वर्ड से ही क्लियर है कि हमने सेफ्टी को इंश्योर करवाना है, वो चाहे पेशेंट की खुद की हो या फिर दूसरों की हो। तो अल्टर्ड परसेप्शन की वजह से क्या होती है, उनकी रियलिटी इम्पेयर हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो जजमेंट है वो भी इम्पेयर हो जाती है। उनको हर वक्त ये लगता है कि जो सामने 2 लोग बैठे हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, वो मुझे ही बुरा भला कह रहे हैं, या फिर वो 2 लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि आज रात अगर मैं सो जाऊंगा तो वो मुझे मार देंगे। उनकी इस तरह से परसेप्शन थॉट्स हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो क्या करता है, या तो वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है या फिर खुद को। तो हम असेस करेंगे फॉर वार्निंग साइंस ऑफ वायलेंस, तो इसमें हम असेस करेंगे कंटेंट ऑफ हेलुसिनेशन बाय आस्किंग व्हाट आर यू हियरिंग और सीइंग, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि स्किज़ोफ्रेनिया की पॉजिटिव सिम्टम्स में हेलुसिनेशन होती है, जिसमें उसको ये लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई मेरे साथ बात कर रहा है, और उसको इमेजेस भी नज़र आती है लोगों की जो कि असल में प्रेजेंट नहीं होती। तो हम उनका जो कंटेंट है हेलुसिनेशन का वो असेस करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, ओके। डायरेक्ट हमने पूछना है, जब वो बताएगा कि मैं ये सुन रहा हूँ, ये देख रहा हूँ, तो फिर हम आगे पूछेंगे क्या वो कमांड हेलुसिनेशन है, यानी वो आपको कह रहे हैं कि आप खुद को नुकसान दें या फिर दूसरों को नुकसान दें, ओके। तो इस तरह से हम आगे प्रोसीड करते जाएंगे। देन हम देखेंगे साइन ऑफ एगिटेशन, इंक्रीज एगिटेशन, तो उसमें पैसिंग होगी, शाउटिंग, बहुत ज़ोर से बोलेगा। देन हम असेस करेंगे फॉर सुसाइडल आइडिएशन, क्योंकि जो नेगेटिव सिम्टम्स होती हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, नेगेटिव सिम्टम्स में पेशेंट को सुसाइडल आइडिएशन आती है और वो सुसाइड करने का सोचता है। तो हम उस कंडीशन में सुसाइडल आइडिएशन के बारे में असेस करेंगे पेशेंट को।
अब ये जो सुसाइडल आइडिएशन है इसका जो मोस्टली हम डिप्रेशन और सुसाइड में ही पढ़ते हैं। ओके, सो हम डायरेक्टली उससे पूछेंगे कि आपका कोई सुसाइड करने का इरादा तो नहीं है, अगर है तो आपने प्लान किया है या नहीं किया, कौन सी चीज़ से खुद को सुसाइड करोगे या नहीं करोगे। तो इस तरह से हम सुसाइडल आइडिएशन के बारे में पेशेंट से असेसमेंट करेंगे उसकी। देन सेफ्टी को इंश्योर करवाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोमोटली डीएस्केलेट एंड इंश्योर सेफ्टी में हम इंक्रीज़ करेंगे स्टाफ की सुपरविजन और मूव टू रूम नियर नर्स स्टेशन। ठीक है, स्टाफ यानी बहुत ज़्यादा स्टाफ होना चाहिए। और उसके अलावा रिस्ट्रिक्ट करेंगे एक्सेस टू डेंजरस आइटम, ऐसे डेंजरस आइटम जिसकी मदद से पेशेंट खुद को या फिर दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है, वो सारी चीज़ें हम हटा देंगे। ओके, अगर वो छलांग लगाना चाहता है ऊपर से तो हम खिड़कियां बंद कर देंगे, खिड़कियों में जो नेट होती है वो लगा देंगे, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर उस एरिया का होना चाहिए जहाँ से पेशेंट भाग ना पाए, ऊपर से छलांग ना लगाए। ओके, और जो ऐसी शार्प आइटम्स हैं, डेंजरस आइटम्स हैं, वो भी हटा देंगे। देन अगर पेशेंट जो है वो ज़्यादा एग्रेसिव है तो उसको हम क्वाइट स्पेस प्लेस में रखेंगे ताकि वो अवे हो फ्रॉम पीयर्स एंड प्रोवाइड अ सेफ आउटलेट फॉर फिजिकल एनर्जी लाइक वॉकिंग हो गया। उसके अलावा हम रिस्ट्रेन और सेक्लूड करेंगे, उसको बांध देंगे अगर वो ज़्यादा ही कुछ रिस्क पर है खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर जो लेस रिस्ट्रिक्टिव इंटरवेंशन है वो फेल हो गई है, तो तब हम उसको क्या करेंगे, बांध देंगे ताकि वो खुद को या फिर दूसरों को नुकसान ना दे। तो ये तो फर्स्ट हो गई हमारी इंश्योर सेफ्टी। सेकंड विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है रीइंफोर्स रियलिटी। वो रियलिटी से हट जाते हैं तो हमने रीइंफोर्स करनी है रियलिटी, जिसमें हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे क्लाइंट को फ्रॉम डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन विथ सिंपल रियलिटी बेस्ड एक्टिविटीज़। क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट्स को डिल्यूजन और हेलुसिनेशंस होती हैं तो हम उनका माइंड डाइवर्ट करेंगे, उनको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। किसके साथ, रियलिटी बेस्ड एक्टिविटीज़ के साथ, जैसे कि कार्ड गेम्स हो गई, म्यूज़िक हो गया। जैसे जैसे वो म्यूज़िक सुनेंगे तो उनकी जो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएगी। फिर हम उनको इनकरेज करेंगे टू टेस्ट रियलिटी, उनको कहेंगे कि देखो अपनी सराउंडिंग में देखो। डू अदर अपीयर्स टू बी हियरिंग व्हाट यू आर, मीन्स आप कहेंगे कि जो चीज़ें आप सुन रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं वो भी सेम आपकी तरह महसूस कर रहे हैं, आपकी तरह ही सब कुछ सुन रहे हैं। ओके, देन हम रेफरेंस करेंगे करंट डे ताकि उसको हम ओरिएंट कर सकें। तो उनसे हम कहेंगे कि कौन सा एनवायरनमेंट है, आप कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, अभी टाइम कौन सा है। क्योंकि अगर बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बैठे तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप कहाँ हैं तो वो बोलेंगे मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं बॉर्डर पर बैठा हूँ, मैं दुबई में बैठा हूँ। ठीक है, इस तरह की वो बातें करते हैं, तो हमने उनको रीओरिएंट करना है। ओके, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हाउ गुड इट इज़ दिस मंडे मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चनिंग करके हम उनको रीओरिएंट करेंगे टू रीइंफोर्स रियलिटी। थर्ड है हमारे पास यूज़ थेरापेटिक कम्युनिकेशन। हम थेरापेटिक कम्युनिकेशन करेंगे पेशेंट के साथ। अब इसकी हमारे पास टेबल है, टेबल 2, दिस वन। तो इसमें ऐसी चीज़ें हैं, इस टाइप की कम्युनिकेशन है जो नहीं करनी, और दूसरी ऐसी टाइप की कम्युनिकेशन है जो हमें करनी है। तो पहले ऊपर देखते हैं क्या लिखा है। एंगेज क्लाइंट इन फ्रीक्वेंट ब्रीफ इंटरेक्शन टू बिल्ड ट्रस्ट एंड मिनिमाइज आइसोलेशन। हम क्लाइंट को खुद के साथ इंगेज करेंगे और ब्रीफ इंटरेक्शन करेंगे ताकि हम क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्डअप कर सके और आइसोलेशन को मिनिमाइज़ कर सके। क्योंकि मोस्टली जो साइकोटिक पेशेंट होते हैं वो या तो तन्हा आइसोलेट बैठना पसंद करते हैं। ओके, देन रीश्योर करना है सेफ्टी कि आप यहाँ पर सेफ हैं सॉरी, और मैं आपको किसी भी किस्म का हार्म या फिर आपको हर्ट नहीं करूँगी। एंड डू नॉट रीइंफोर्स डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन बाय गोइंग अलोंग विथ हर और इम्प्लाइंग दे आर रियल।
आपने ये उनको ये रीइंफोर्स नहीं करवाना कि जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आपके डिल्यूजन्स हैं वो राइट है। ठीक है, इस तरह से कोई भी एक ऐसी बात नहीं कहनी जिससे उनको ये लगे कि जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं वो रियल है। ओके, यूज़ स्टेटमेंट डेट प्रेजेंट रियलिटी। ऐसी स्टेटमेंट हमने यूज़ करनी है जो रियलिटी को प्रेजेंट करे और जो क्लाइंट की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करे। अब हम आते हैं अपनी टेबल के ऊपर, कौन सी बातें कहनी है, कौन सी नहीं कहनी। सो टू प्रेजेंट रियलिटी, हमने उनको कहना है आई सी नो एविडेंस दैट समवन इज़ रीडिंग योर थाट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारे थाट्स हैं ना, वो सामने वाले लोग पढ़ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। तो हम उनको ये रीश्योर करवाएंगे कि हम तो नहीं सुन रहे हैं आपके थाट्स, हमें तो नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हैं, हमें तो कोई ऐसी आवाज़ें नहीं आ रही। फिर हमने क्लाइंट की जो फीलिंग्स है उसको एक्नॉलेज करना है। दे मस्ट फील वेरी फ्राइटनिंग, डेट मस्ट फील वेरी फ्राइटनिंग, डेट साउंड वेरी अपसेटिंग। इस तरह के हमने उनको स्टेटमेंट देनी है ताकि हम उसकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर सकें। उसके बाद हम असेस करेंगे कंटेंट ऑफ हेलुसिनेशन। कंटेंट का मतलब है कि ऐसी कौन सी चीज़ें वो सुन रहे हैं या फिर देख रहे हैं। देन हम इनकरेज करेंगे क्लाइंट को कि जो आपको आवाज़ें आ रही हैं उनको आप कहें कि चले जाओ यहाँ से। या फिर आपसे अगर कोई ऐसा शख्स बात कर रहा है जो सिर्फ पेशेंट को नज़र आ रहा है, हमें तो नज़र नहीं आएगा, तो हम उनको कहेंगे कि आप उस शख्स को कहें कि चले जाओ यहाँ से, मुझसे बात नहीं करो, तो वो चला जाएगा। इस तरह की स्टेटमेंट हमने उस पेशेंट को देनी है। और वो कौन सी स्टेटमेंट है जो नहीं देनी, एक है चैलेंज। वाट यू आर हियरिंग इज़ नॉट रियल। हमने ये डायरेक्ट नहीं कहना उनको कि जो आप सुन रहे हैं वो रियल नहीं है। इससे जो पेशेंट है ना उसको लगेगा कि ये एक अच्छा डॉक्टर नहीं है और वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन हो रही हैं जो कि होती हैं। तो हम डायरेक्टली ये उनको चैलेंज नहीं करेंगे कि कोई आवाज़ रियल नहीं है, जो आप सुन रहे हैं वो रियल नहीं है। स्पाइस आर नॉट लिसनिंग टू योर थाट्स। ओके, रीइंफोर्स में आई विल टॉक क्वाइटली सो द स्पाइस कांट हियर अस। ऐसे भी नहीं कहना पेशेंट को कि हम आहिस्ता बात कर रहे हैं तो जो स्पाइस है ना वो हमें सुन नहीं पाएंगे। तो उनसे जो है ना उनको बहुत ज़्यादा यकीन हो जाएगा कि सच में हमें कोई सुन रहा है। द वॉइसेस हैव नो रीज़न टू बी अपसेट विथ यू। हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि जो वॉइस है, जो आपको आवाज़ें आ रही हैं, उनको कोई रीज़न ही नहीं है कि वो आपके साथ अपसेट हों। Dwell on hallucination and delusions, set time limit on discussing psychotic content। इनके लिए भी हमने टाइम लिमिट्स को सेट करना है जब हम साइकोटिक कंटेंट को डिस्कस करते हैं। देन लास्ट इंटरवेंशन है मेंटेन अ काम एंड स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। हमने एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को डिक्रीज़ कर देना है, जैसे कि डिम लाइट, डिक्रीज नॉइज़ और एक्टिविटी। ये सारी जो स्टिमुलाई हैं इनको हमने डिक्रीज़ कर देना है। इफ़ द क्लाइंट डेमोस्ट्रेट इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर जो क्लाइंट है आपका वो इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर डेमोस्ट्रेट कर रहा है, इन्वेडिंग पर्सनल स्पेस ऑफ पीयर, लाफिंग एट इनअप्रोप्रिएट सिचुएशन, तब जो नर्स है उसको क्या करना चाहिए, नॉन जजमेंटली रीडायरेक्ट करना है बिहेवियर। डायरेक्ट नहीं करना कि ऐसे ये बुरी बात है, नहीं करो, क्योंकि वो है ही साइकोटिक पेशेंट, वो आपकी बात नहीं समझेंगे। तो आप इनडायरेक्टली वे में, नॉन जजमेंटल वे में आप क्या करेंगे, उनके बिहेवियर को रीडायरेक्ट करेंगे। अगर वो हंस रहे हैं इनअप्रोप्रिएट वे में और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखा रहे हैं, तो आप उनको कहेंगे चले मेरे साथ, हम वॉक पर चलते हैं, या फिर आ जाओ मेरे साथ, आओ हम एक पजल गेम सॉल्व करते हैं। तो उनसे उनका माइंड चेंज हो जाएगा। देन उनको हम असेस करेंगे एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग्स और डेली लाइफ्स टू इंश्योर हाइजीन, न्यूट्रिशनल नीड्स आर मेट, और हम उनको एडमिनिस्टर करेंगे एंटीसाइकोटिक्स। एंटीसाइकोटिक्स वो मेडिसिन हैं जो हम साइकोटिक कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके लिए मैंने अलग से लेक्चर भी बनाया है, लेकिन यहाँ पर भी हम उनको डिस्कस करते हैं कि कौन सी वो मेडिसिन है जो कि हम यूज़ करते हैं।
ओके, तो ये हमारे पास मेडिकेशंस हैं। इंटरवेंशन के बाद मेडिकेशंस में हमारे पास एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं। तो ड्रग्स हमारे पास हैं फर्स्ट जनरेशन, जिसको हम टिपिकल बोलते हैं, या फिर ओल्ड, या फिर ट्रेडिशनल ड्रग्स, और सेकंड जनरेशन उसको हम एटिपिकल बोलते हैं। टिपिकल ड्रग्स में हमारे पास हेलोपेराइडल, फ्लुफेनाजिन और उसके अलावा क्लोरप्रोमाजिन ड्रग्स आ जाती हैं। ये जो ड्रग्स हैं वो डोपामीन की लेवल को रेगुलेट करती हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, सेडेटिक्स और सेडेशन और एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट्स। उसके अलावा एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम, जिसमें एकैथेसिया और डिस्टोनिया आ जाते हैं। जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं टिपिकल, जो कि फर्स्ट जनरेशन है। जो एटिपिकल है उसमें इतने ज़्यादा नहीं होते, तो इसीलिए हम अब जो फर्स्ट जनरेशन वाले ड्रग्स हैं वो ज़्यादा नहीं देते, लेकिन जो सेकंड जनरेशन है वो ज़्यादा देते हैं। और जो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट करती है। एंटीकोलिनर्जिक में देखें तो एंटीकोलिनर्जिक में हमारे पास ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। इसकी ये राइम है जिसको हम रिमेंबर कर सकते हैं, कांट सी, कांट पी, कांट स्पिट एंड कांट पू। ओके, तो कांट सी मीन्स उनकी ब्लड विजन हो जाएगी, यूरिनरी रिटेंशन होगा और ड्राई माउथ होगा उनका, और कॉन्स्टिपेशन होगी, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट की वजह से बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। और इसके अलावा एकैथेसिया का मतलब होता है रेस्टलेसनेस, और डिस्टोनिया का मतलब होता है उसमें इनवॉलेंट्री क्या होती है, कंट्रैक्शन होती है नेक के मसल्स में। सेकंड जनरेशन, जिसको हम एटिपिकल ड्रग्स भी बोलते हैं, उसमें हमारे पास रेस्पेरिडोन, ज़िप्रासिडोन और क्लोज़ापिन आ जाती हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो ये इनमें भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। इसमें हमने मॉनिटर करना है फीवर और मसल रिजिडिटी, क्योंकि न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम के साथ साथ हाई फीवर हो जाता है। तो एज अ नर्स हमने फीवर और मसल रिजिडिटी को मॉनिटर करना है ताकि हम उस मेडिसिन को स्टॉप कर सकें। देन सिवियर न्यूट्रोपीनिया, जिसमें इंक्रीज जो कि इसका रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है क्लोज़ापिन के साथ। तो इसमें हमने मॉनिटर करना है फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, चिल्स एंड सोर थ्रोट। तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम ज़्यादा कॉमन होती हैं। सेकंड जनरेशन में मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। सो दिस वाज द मेडिकेशन अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट। उसके बाद ये क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब इनके जो आंसर हैं आप कमेंट सेक्शन में बता देना। सो दिस वाज द होल अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।